सीरिया में अगर अमेरिकी सेना या पश्चिमी देशों का सेना वहां चले जाते हैं, वहां पे और भी अस्थिरता बढ़ जाएगा और उसका असर पड़ेगा कच्चे तेल का कीमत के ऊपर और इसके असर भी भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो हम आज जो हम कच्चे तेल हम उपभोग करते हैं, इसके 80% बाहर से आ रहे हैं। सीरिया पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कच्चे तेल का दाम बढ़ जाने से महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत जितना भी कच्चा तेल आयात करता है उसका ज्यादातर हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए सीरिया संकट का असर कच्चे तेल पर देखने को मिल सकता है। सीरिया में अगर ये युद्ध छिड़ जाता है और अगर बढ़ जाता है चारों तरफ, पूरा वेस्ट एशिया अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो तेल की आवाजाही, खरीद फरोख्त, बेच में मुश्किल आ सकती है। इंडिया को ऑयल के मामले में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर अमेरिकी हमला वहां होता है तो पूरे गल्फ रीजन में तनाव पैदा होगा। सीरिया से तो हम ज्यादा तेल नहीं लेते, लेकिन गल्फ रीजन में जो तनाव होगा उससे तेल की कीमतों पर और असर पड़ेगा। हमला सीरिया पे होगा, असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सीरिया पर हमला हुआ तो रुपया और लड़खड़ाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया पहले से ही बहुत कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गिरते रुपये के लिए सीरिया संकट को वजह बता चुके हैं। ग्लोबल फैक्टर्स such as tensions over Syria and the prospect of US Federal Reserve tapering its policy of quantitative easing have caused general weaknesses in emerging market currencies. The rupee has been especially hit. 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ था। उसके चलते तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे और तब भारत में भुगतान संतुलन का संकट आ गया था। आज भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका अगर सीरिया पे हमला करता है तो इसका सीधा असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा। क्रूड ऑयल के लिए हिंदुस्तान अरब लीग और सीरिया पे पूरी तरह से निर्भर है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में रुपया जिस तरह से लुढ़का है, अगर युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी एक बार फिर गड्ढे में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुशांत, हम अर्थव्यवस्था पर, सीरिया पर तथाकथित होने वाले हमले को लेकर चिंतित तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है? और साथ ही साथ भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो यूएन के मैंडेट के साथ होगा। अमेरिका अगर हमला करता है तो यूएन का मैंडेट लेना उसके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं होगी? वो तो शायद असंभव होगा, क्योंकि जिस तरह से रूस और चीन ने जो स्टैंड लिया हुआ है उससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट तो नहीं मिलेगा। देखिए, जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, इस सरकार ने आपकी अर्थव्यवस्था को पहले ही दिवालिया कर चुके थे, तो अब सीरिया एक बहाना बना हुआ है इनके लिए। या अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है तो उसको एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस बेदर्दी से इन्होंने इकोनॉमी का भट्टा बिठाया है उसका तो आप बात, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन देखिए, जहां तक एक अगर जंग छिड़ती है सीरिया में, हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, सीरिया को एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं है। बहुत थोड़ा सा तेल बनाता है, वो किसी गिनती में नहीं आता। हमारा जो तेल आता है वो आता है आपका सऊदी अरेबिया, कुवैत और इन सब जगहों से। अगर सिर्फ सीरिया तक ये जंग सीमित रहती है तो शायद सेंटीमेंट में थोड़ा सा असर पड़ेगा और थोड़ा सा एक स्पाइक होगा ऑयल प्राइसेस का, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा। उससे का इतना बड़ा कोई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डर है वो ये है कि अगर ये जंग स्प्रेड कर गई सीरिया से बाहर और ईरान उसमें मिल गया और कहीं पे रशिया ने कोई और कदम ना उठा लिया और ये एक वाइडर वॉर बन गई, तब जो सारे आशंकाएं हैं वो शायद हो सकती हैं। और उसमें सिर्फ फिर तेल की बात नहीं रहेगी, फिर तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, पॉपुलेशन रहती है मिडिल ईस्ट में जो आपको रेमिटेंसेस भेजती है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था चलती है, वो आप
मार्केट्स है वो सारा तहस नहस हो जाएगा। वो वाइडर वॉर से हमको ज्यादा डर है। अगर सिर्फ सीरिया तक बात सीमित रहती है, हमारी जो तो बहुत चिंता की बात आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही, बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जी अगर कमल मित्र, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी सुशांत से सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं, हमें बहुत सचेत और सजग रहने की जरूरत है? नहीं, मैं सुशांत से इसलिए सहमत हूं कि मामला केवल या मुख्य तौर से सीरिया का तेल का नहीं है। मामला यह है कि दक्षिण एशिया में हस्तक्षेप हो रहा है, फौजी हस्तक्षेप, और ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत बोल चुका है। जी, ईरान ने यह भी कहा कि यदि सीरिया पे हमला हो तो वो लड़ भी सकते हैं। जी, तो इसीलिए यदि खाड़ी में इस तरह से युद्ध फैल जाए तो सब आ जाएंगे। इजराइल ने तो पहले ही सीरिया पे हमला किया है। जी, और इजराइल सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ है। जी, तो जब इतने सारे देश आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया भी फंसा हुआ है, इसीलिए पुतिन ने अपने सैनिकों को कहा है कि वो तैयार रहें। तो ये थोड़ी सी कोई आग जल जाए तो ये पूरे खाड़ी में, पूरे दक्षिण एशिया में फैल जाएगी। बिल्कुल। और तो जहां तक भारत की बात है, जी, भारत में जो सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, जहां सट्टे होते हैं, जी, वहां हल्ला हो जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं है कि पेट्रोल के बाजार के कारण होगा। और जैसे सरीन साहब ने कहा कि जो आर्थिक स्थिति इस सरकार ने बना दी है, तो इस स्थिति में कुछ भी हमें हिला सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हमें हिला सकता है, तो सजग रहने की जरूरत है। अब जरा वापस हम आपको एक रिपोर्ट अपनी दिखाते हैं, उसके बाद सुशांत और कमल मित्र चिनॉय से एक और छोटी आखिरी टिप्पणी लेंगे। जिस गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिस रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसका नाम है सरीन गैस। ये अभी तक जो जांच हुई उसके हिसाब से पता लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैस को इस्तेमाल पहली बार नहीं किया गया है। यहूदियों के खिलाफ भी इस गैस का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था हिटलर के जमाने में, और उस समय से लेकर आज तक इस तरह के गैस का इस्तेमाल होता रहा है। जरा सोचिए, एक छोटे से गैस के रिसाव से और एक छोटे से हथियार से अगर 4,500 से 5,000 लोग मर सकते हैं, तो अगर ऐसा हथियार किसी आतंकवादी के हाथ लग जाए और भारत जैसे देश में उसका इस्तेमाल हो, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। इस गैस के प्रकोप पर जरा देखिए। सीरिया पर हमले के लिए कमर कस चुके अमेरिका का आरोप है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि पिछले महीने सीरिया में दमिश्क के बाहरी इलाके में हुए कथित रासायनिक हमले में सीरिया की सरकार ने ही सारीन नामक केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1429 लोग मारे गए। आइए जानते हैं क्या है सारीन गैस। ये नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से एक है। इसके अलावा वीएक्स, ताबुन और सोमन दूसरे नर्व एजेंट हैं। ये साफ, रंगहीन और स्वादहीन तरल पदार्थ होते हैं जो बहुत जल्द वेपर में बदल जाते हैं। ये साइनाइड से भी अधिक खतरनाक जहर हैं। इसकी सुई की नोक के बराबर मात्रा किसी भी इंसान के लिए घातक हो सकती है। आमतौर पर इसके वेपर के संपर्क में आने के 15 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। सारीन की खोज 1930 के दशक में जर्मनी में हुई थी। गेरहार्ड शेडर समेत कुछ जर्मन वैज्ञानिकों ने 1938 में सारीन गैस तैयार किया था। इसे हानिकारक कीटों को मारने के लिए कीटनाशक के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन आज सारीन को सबसे खतरनाक नर्व गैस माना जाता है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हर शक्ति ने नर्व गैस तैयार की। ब्रिटेन ने इसकी जगह वीएक्स गैस को तैयार किया। इराक के हालावजा में 1988 में इराकी सरकार ने जिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें सारीन भी शामिल था। इस हमले में 5000 कुर्द लोगों की मौत हुई थी। जापान के आओ शिनरिक्यो संप्रदाय की ओर से 1995 में किए गए हमले में टोक्यो मेट्रो में सारीन गैस से भरे बैग छोड़ दिए गए थे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। माना जाता है कि सीरिया 1980 के दशक से सारीन का उत्पादन कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के दावों के मुताबिक सीरिया ने 1988 में कीटनाशक दवाएं बनाने वाले अपने कुछ कारखानों को सारीन बनाने वाले कारखानों में बदल दिया था। टीम न्यूज नेशन। सुशांत, सरीन गैस जाहिर सी बात है कुछ नई चीज नहीं है, एक नया इजाद नहीं है, लेकिन इसके हमले से जो अभी तक आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 1,500-2 हजार लोग तो मारे जा चुके हैं और आने वाले कुछ एक दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 4,500 से 5,000 तक पहुंच सकता है। इस तरह के हमले से जो सीरिया में हो रहा है वो तो अलग, लेकिन इस तरह का हमला हमारे देश के लिए कितना घातक हो सकता है अगर इसका प्रयोग कोई आतंकवादी संगठन कर दे?
देखिए ये तो ऑब्वियस है, जितनी आपकी डेंस पॉपुलेशन होगी, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 लाख से ज्यादा आदमी रहते हैं और इस तरह की गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग हताहत होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कोई अलार्मिज्म की जरूरत नहीं है। बात यह है कि ये जो गैसेस होती हैं ये एक बहुत डेलिकेट उसमें करना पड़ता है और इसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है इसको इस्तेमाल करने का। ये उस तरह की बात नहीं है कि आप एक छोटा सा टिफिन बॉक्स में बम बना के आप कहीं पे छोड़ दें और वो फट जाए। ये इतना आसान बात नहीं है, बड़ी अनस्टेबल गैसेस होती हैं और एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, तो इसको इतना आसान भी नहीं है किसी के लिए इस्तेमाल करना। ये देखिए भारत में भी इसका निर्माण हुआ है ये हमको बाद में पता लगा जब केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन भारत ने साइन किया। उसके बाद जो तमाम मुल्क थे जो सारा डिनाई करते थे कि उन्होंने इस तरह की गैस का कभी उत्पादन किया भी हो या ना हो, उन सब ने अपने जो स्टॉक पाइल्स थे उस सबको डिसमेंटल किया, भारत ने भी किया। तो ये सारे देशों ने किया है, लेकिन ये कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे किसी न किसी रियासत का हाथ शायद लाजमी होगा। बिल्कुल। कमलेंद्र चिनॉय, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका तथाकथित तौर पर, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकें, अपनी दादागिरी के दम पर सीरिया पर हमला कर अपना उल्लू सीधा कर सकता है? देखिए, सीरिया पर हमला केवल नहीं होगा, ईरान भी उनके टारगेट है जी, और ईरान ने कहा है कि वो मदद करेंगे सीरियंस को। तो वो चाहते हैं कि वो पूरा इलाका में उनकी बोलबाला हो। ये केवल तेल की लड़ाई नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की लड़ाई है। और इसीलिए जो सुरक्षा परिषद ने कहा, जो औरों ने कहा, उसका कोई ध्यान अमेरिका नहीं दे रहा है जी, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है कि वो युद्ध में चले जाए। बिल्कुल। तो जो भारत को समझना चाहिए और समझना चाहिए, इसके लिए एक और शब्द है साम्राज्यवाद। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी दबदबा हो, उनकी चले, पैक्स अमेरिकाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी छोटी सी आपके भी सुशांत, क्या आपको लगता है कि यह हमला लगभग तय माना जाए? बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, हमला तो शायद होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं हो रहा। मेरा मानना यह है कि इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रहा है, क्योंकि अमेरिका बहादुर जहां पर गया है वो सारे देशों को तहस नहस कर दिया। इराक का बुरा हाल है, यमन का बुरा हाल है, इजिप्ट बिल्कुल चरमरा गया है, लिबिया में कोई सरकार या रियासत बची नहीं है। तो जहां पर इन्होंने हस्तक्षेप किया है उस देश को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया है, और मेरे ख्याल ये सारे खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। उसका एक कॉन्स्पिरेसी थियरी तो मैं बना सकता हूं कि वो अपना एक वो फ्रैकिंग करके गैस निकाल रहे हैं और उसके लिए उनको मार्केट मिल जाएगी। अगर तेल की मार्केट खत्म हो जाती है तो शायद ये एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन बाकी अगर कोई रैशनल तरीके से सोचा जाए तो एक प्रोग्रेसिव हुकूमत को सीरिया से हटाकर जिहादियों को और अलकायदा को वहां पर सत्ता सौंपना, ये कितनी अकलमंदी है, ये अमेरिका बहादुरी जान। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने का आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति अब ऐसी बनती हुई दिख रही है कि हमला शायद हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि अगर हमला होता है तो ये सोचना होगा कि जॉर्ज बुश जूनियर के कार्यकाल में 2 हमले, इराक और अफगानिस्तान, और ओबामा के कार्यकाल में सीरिया, क्या यही है दुनिया का भविष्य? रुकते हैं कुछ देर के लिए क्वेश्चन आवर में। आज के लिए बस इतना ही, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।